प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके पहले हमारा प्रश्न संग्रह खत्म हो चुका है। तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए अचूक विकल्प चुनकर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए सब में चार ऑप्शन दिया, उसमें से कोई एक सही है। जैसे लिखा है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के मापों का योगफल कितना होता है। तो देखिए आपको पहले से पता होगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो अंतः कोण बनते हैं उनके मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही है, सी सही है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर सी सही है। दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर कितने कोण बनते हैं। तो आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं होती हैं, देखिए जैसे ये दो रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो चार कोण यहाँ 1 2 3 4 और चार यहाँ 1 2 3 4। तो 4 और 4 कुल कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 कोण बनेंगे। तो उत्तर कौन सा हो गया, इसका भी सी हो गया। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अब देखिए कोणों में से किसी एक कोण का माप 40 अंश हो तो उसके संगत कोण का माप याद करो। अब देखिए जब 40 अंश है तो उसके संगत कोण का माप भी कितना होगा, 40 अंश होगा, क्योंकि संगत कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 76 है, कोण बी 48 है, तो कोण सी का माप याद करो। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अब जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो तीनों जोड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अब ए का मान दिया है 76, बी का मान दिया है 48 और सी का निकालना है। अब 76 और 48 जोड़ दीजिए, 8 से 14 7 4 11 एक 12, 124 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इस तरीके से कोण सी बराबर 180 माइनस 124। अब 180 में 124 माइनस कर दीजिए, 180 में 124 घटा दीजिए तो आपको कितना आएगा, 56 अंश। तो कोण सी का मान 56 अंश, यहाँ से देख लीजिए ये 56 अंश आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। उसको करके आप सी का मान निकाल लिए कितना, 56 अंश। तो उत्तर बी सत्य हो गया। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले एकांतर कोणों की जोड़ी इनमें से यदि एक कोण का माप 75 अंश हो तो दूसरे कोण का मान कितना होगा। तो आप जानते हो एकांतर कोण भी आपस में सर्वांगसम होते हैं, जैसे संगत कोण सर्वांगसम होते हैं वैसे एकांतर कोण भी सर्वांगसम होते हैं। तो यदि एकांतर कोण के एक मान का 75 अंश है तो उसके दूसरे एकांतर कोण का मान भी उतना ही होगा, 75 अंश। इसलिए सी वाला उत्तर सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये तो इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसमें केवल ऑप्शन बताना था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब दूसरा प्रश्न हमारे देखिए है, किरण PQ तथा किरण PR परस्पर लंब है। बिंदु B कोण QPR के अंतः भाग में तथा बिंदु A यह कोण RPQ के बाह्य भाग में है। किरण PB तथा किरण PA परस्पर लंब है। इस आधार पर आकृति बनाओ तथा निम्नलिखित कोणों की जोड़ियां लिखो। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, उसी हिसाब से हमें डायग्राम खुद से बनाना है, डायग्राम बना हुआ नहीं है। किरण PQ और किरण PR परस्पर लंब है। जहां पे लंब आता है मतलब उनके बीच 90 अंश का कोण। तो दो रेखाएं लेना है PQ और PR, उनके बीच 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो एक हमने यहाँ पे देखिए PQ ले लिया और एक PR। तो एक किरण हो गया PQ, दूसरा PR, इनके बीच यहाँ देखिए हमने 90 अंश का कोण बना दिया। अब उसके बाद कौन कौन सा फिर से देखिए, एक किरण PQ है एक PR है और इनके बीच कितने अंश का कोण है, 90 अंश। आगे बोला है कि बिंदु B QPR के अंतः भाग में है, मतलब ये जो कोण QPR है इसके अंदर, ये इसका अंतः भाग है, इधर बिंदु B है। और बिंदु A कोण RPQ के बाह्य भाग में है, मतलब अंदर नहीं बाहर है ये। तो B अंदर होना चाहिए, देखिए पूरा कोण के अंदर B है और A बिंदु बाहर है। तो फिर आगे क्या बोला है, किरण PB तथा किरण PA परस्पर लंब है। तो यहाँ से हमने क्या किया, PA खींच दिए, यहाँ पे PA को मिला दीजिए PB को। और फिर इसने बोला PA और PB भी आपस में लंब है, मतलब इनके बीच भी कितने अंश का कोण, 90 अंश, क्योंकि आपको बताया जहाँ पे लंब है मतलब 90 अंश का कोण है। तो PA और PB भी लंब है तो इनके बीच भी कितने अंश का कोण हो जाएगा, 90 अंश का कोण हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि कोटिपूरक कोणों की कितनी जोड़ियां हैं उसको लिखिए, समपूरक कोणों की कितनी जोड़ियां हैं उसको लिखिए, सर्वांगसम कोणों की कितनी जोड़ियां हैं उसको लिखिए। तो यहाँ पे देखिए अभी एक एक करके मैंने तीनों कोणों की जोड़ियां यहाँ पर लिखा है।
सबसे पहले कोटिपूरक कोणों की जोड़ियां। कोटिपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, सर्वांग कोण क्या होता है, आपको पहले बताया जा चुका है। कोटिपूरक कोण मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल 90 अंश आए तो उसको उन दोनों को कोटिपूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योगफल 180 अंश आए तो उन दोनों कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। और सर्वांगसम कोण मतलब जब दो कोण आपस में समान हो तो उन्हें सर्वांगसम कोण कहते हैं। अब चलिए यहाँ देखते हैं कौन से दो कोण हैं जिनको जोड़ने पे 90 अंश आ रहा है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये 90 अंश का कोण है, ये दो कोणों से मिलकर बना है, 1 2। एक कोण है RPB और दूसरा है BPQ। तो देखिए ये पूरा 90 अंश का कोण ये दो कोणों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, RPB और BPQ। तो कोण RPB और कोण BPQ मिला के 90 अंश है, इसलिए कोण RPB, यहाँ पे P है, कोण RPB तथा कोण BPQ कैसे हैं, कोटिपूरक कोण है। क्यों? क्योंकि RPB और BPQ दोनों मिला के 90 अंश है, इसलिए ये दोनों कोण बोले जाएंगे कोटिपूरक कोण। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा कोण 90 अंश है, तो ये दो कोणों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा, APR और RPB। ये देखिए ये पूरा 90 अंश का कोण है, दो कोणों से मिलके बना हुआ, कोण APR और कोण RPB। तो ये दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश है, तो ये दोनों कोणों का योगफल भी 90 अंश है, इसलिए कोण APR और कोण RPB भी बोले जाएंगे कोटिपूरक कोण। यहाँ से देखिए मैंने लिखा है कोण APR और कोण RPB मिला के 90 अंश है, इसलिए कोण APR तथा कोण RPB भी कोटिपूरक कोण है। अब आता है दूसरा समपूरक कोण। तो कोटिपूरक कोण की कितनी जोड़ियां हो गई, यहाँ पे 2, एक RPB और दूसरा BPQ, ये कोटिपूरक कोण है, और एक APR तथा RPB, ये भी कोटिपूरक कोण है। अब समपूरक की बात आती है, यहाँ देखिए समपूरक में दो कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। यहाँ देखिए RPQ 90 अंश है और APB भी 90 अंश है। कोण RPQ 90 और कोण APB 90, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। यहाँ देखिए कोण APB प्लस कोण RPB बराबर 180 अंश। कैसे आया 180, 90 और 90 जोड़ के 180, इसलिए कोण APB और कोण RPQ मिला के 180 आ रहा है, अतः कोण APB और कोण RPQ दोनों समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण की केवल एक जोड़ी है, कौन कौन सी, RPQ और APB। फिर आता है सर्वांगसम कोण। सर्वांगसम कोण मतलब जो आपस में समान हो। तो यहाँ देखिए कोण RPQ 90 अंश है और कोण APB भी 90 अंश है। कोण RPQ कितना है, 90 अंश, और कोण APB भी कितना है, 90 अंश। दोनों 90 अंश है, इसलिए दोनों आपस में समान है। यहाँ देखिए कोण सर्वांगसम में कोण APB कोण RPQ दोनों 90 अंश है, इसलिए कोण APB कोण RPQ के सर्वांगसम है, अतः कोण APB कोण RPQ दोनों बराबर है, सर्वांगसम है। उसके बाद एक जगह और है, थोड़ा देखिए, ये जो APB है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, ये दो कोणों से मिलके बना हुआ है, ये पूरा APB दो कोणों से मिलके बना है, कोण APR प्लस कोण RPB। तो कोण APB की जगह लिख दिया कोण APR प्लस कोण RPB, और ये यहाँ पे बराबर है, किसके बराबर है, ये देखिए ये वाला जो दूसरा वाला कोण है RPQ, ये भी दो कोणों से मिलके बना हुआ। कोण RPQ कौन से दो कोणों से मिलके बना, RPB और BPQ के। तो कोण RPB प्लस कोण BPQ। तो देख लीजिए APB की जगह हमने क्या लिख दिया, कोण APR प्लस कोण RPB, और RPQ की जगह क्या लिख दिया, कोण RPB प्लस कोण BPQ। अब दोनों तरफ देखेंगे तो RPB कट जाएगा, ये देखिए RPB कोण कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा APR बराबर BPQ। ये देखिए ये RPB दोनों में आ रहा है तो ये कट जाएगा, तो आएगा कोण APR बराबर कोण BPQ। यहाँ से देखिए RPB कट गया तो कोण APR बचेगा, यहाँ कोण BPQ बचेगा, मतलब कोण APR कोण BPQ के बराबर है, अर्थात कोण APR कोण BPQ के सर्वांगसम है। प्रश्न 3 पे चलेंगे। सिद्ध कीजिए कोई रेखा किसी प्रतल की दो समांतर रेखाओं में से किसी एक रेखा पर लंब हो तो वह रेखा दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि एक रेखा L है, एक M है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये डायग्राम बना हुआ नहीं है, क्वेश्चन केवल ये 2 लाइन का है, डायग्राम हमें खुद से बनाना है, खुद से दत्त लिखना है, साध लिखना है, उपपत्ति लिखना है। तो एक रेखा L है, रेखा M है, दोनों आपस में कैसे हैं,
समांतर है, प्रश्न में दिया हुआ है। और ये एक रेखा, एक तिर्यक रेखा n है जो इस एक रेखा पे लंब है, L पे मान लेते हैं लंब है, तो हमें सिद्ध करना है कि M पर भी लंब रहेगा। मतलब समांतर दिया हुआ है, एक रेखा पे ये लंब दिया हुआ, लंब मतलब ये 90 अंश दिया हुआ, और सिद्ध करना है कि यही रेखा दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। तो देखिए दत्त में रेखा L और रेखा M दोनों समांतर हैं, रेखा N तिर्यक रेखा है और रेखा N रेखा L पर लंब है। इतना दिया हुआ है, देखिए रेखा N रेखा L पर लंब है, और हमें सिद्ध करना है रेखा N रेखा M पर भी लंब होगी। उत्पत्ति में आएंगे, देखिए तो रेखा L समांतर है रेखा M के और ये तिर्यक रेखा है। साथ ही साथ यहाँ दिया है कि रेखा N लंब है रेखा L पर, इसलिए कोण X कितना हो जाएगा 90 अंश। देखिए जब N L पे लंब है तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा, और जब ये 90 अंश हो गया तो ये दोनों देखिए संगत कोण है। तो जब ये 90 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 अंश। यहाँ कोण Y बराबर कोण X संगत कोण, इसलिए ये कोण X 90 है तो कोण Y भी 90 हो जाएगा। और जब कोण Y 90 आ गया तो इसका मतलब रेखा N जो है वह रेखा M पर भी लंब है। यही सिद्ध करना था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। प्रश्न 4 देखिए, आकृति में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर कोण X तथा कोण Y के माप ज्ञात करें। सिद्ध करो रेखा L समांतर रेखा M। ये चौथा क्वेश्चन है। तो हमें रेखा L रेखा M के समांतर सिद्ध करना है, साथ ही साथ X और Y के मान ज्ञात करना है। इसमें उपपत्ति लिखा है, लेकिन मैं बोलूंगा आप उपपत्ति मत लिखो, क्योंकि इसमें मान भी ज्ञात करना है, और जब जिसमें मान ज्ञात करना हो और सिद्ध भी करना हो, दोनों काम है, तो उसको हल लिखो, बराबर। क्योंकि जब मान भी ज्ञात करना है और सिद्ध भी करना है तो उपपत्ति लिखने की जरूरत नहीं है, सिद्ध तो एक लाइन में हो जाएगा। देखिए पहले हमें X और Y का मान ज्ञात करना है। तो कोण X देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। X का मान कितना होता है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो ये 130 है तो X का मान भी कितना होगा 130 अंश। क्यों, कैसे कोण है, बराबर। आप आसानी से सोचिए कि कौन सा कोण है जो 130 अंश होगा। ये तो आसानी से बता सकते हैं कौन सा कोण है। इधर देखिए X का मान भी 130 होगा, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। इधर देखिए कोण X का मान 130 शीर्षाभिमुख कोण है। अब इधर देखिए ये X 130 हो गया क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इधर Y भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ये आमने सामने के कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण, तो Y का मान 50 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए दो लाइन में दोनों आ गए, X का मान 130 शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने, Y का मान 50 शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने। अब यहां से देखिए ये दोनों X और 50 को जोड़ लो। X का मान कितना आया 130, देखिए कोण X प्लस 50, ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे, दोनों अंतः कोण है। अगर इनका योगफल 180 अंश आ गया तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अगर इनका योगफल 180 अंश नहीं आएगा तो दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी। X में 50 जोड़ते हैं, X का मान 130 आया, 130 प्लस 50 कितना है 180। ये देखिए ये दोनों जोड़ के 180 आ गया, और जब ये 180 आ गया तो दोनों रेखाएं समांतर हो गई। कौन सी कसौटी, अंतः कोण कसौटी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, रेखा AB समांतर रेखा CD समांतर रेखा ये, यहाँ पे तीन रेखाएं देखिए, ये तीनों आपस में समांतर है। रेखा QP उनकी तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। Y अनुपाते Z दिया है 3:7, तो X का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए जरा ध्यान से कि ये तीनों समांतर रेखाएं हैं, तो रेखा AB समांतर रेखा EF, पहले ये दो लिया, AB जो है वो EF के समांतर है, AB EF के समांतर है। तो ध्यान से देखिए ये X कोण और Z कोण, ये देखिए अभी ये बीच वाली लाइन भूल जाइए, अभी केवल समझिए AB और EF दोनों समांतर है, तो X वाला कोण इधर बन रहा है, उसके क्रॉस में Z वाला बन रहा है, तो ये दोनों एकांतर कोण है। तो कोण X कोण Z के बराबर होगा। दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण है तो कोण X कोण Z के क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब कोण X कोण Z के बराबर आ गया तो फिर आगे बढ़िए, एकांतर कोण से पता चल गया कि कोण X जो है वो कोण Z के बराबर है। ओके, तो कोण X कोण Z के बराबर है। अब कोण Y अनुपाते Z दिया है 3:7। देखिए Y अनुपाते Z कितना दिया है 3:7, तो Y अनुपाते Z 3:7 दिया है। तो यहां से देखिए X और Z दोनों आपस में समान है, X Z के बराबर है। तो जब Y और Z का अनुपात 3:7 दिया, क्वेश्चन में देखिए Y और Z का अनुपात 3:7 दिया है, तो हम Z की जगह पे X रख सकते हैं क्योंकि Z X के बराबर है। तो Y अनुपात Z की जगह पे X रख दिया, Y अनुपात X भी कितना हो जाएगा 3:7।
यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से। अब माना, अब अनुपात हटाने के लिए हम मानते हैं माना समान गुणज x है, लेकिन यहाँ x इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में x यूज है, इसलिए x की जगह कोई दूसरा अक्षर ले लिया। माना समान गुणज m है, तो कोण y कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा, और कोण x कितना हो जाएगा 7m हो जाएगा। कोण y कितना 3m, कोण x कितना 7m। अब यहाँ देखिए y का मान 3m आ गया और x का 7m, और ये दोनों देखिए अंतः कोण है। अगर इनका योगफल 180 अंश आ गया, इनका योगफल 180 अंश आएगा ही क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं। यहाँ देखिए ए बी सी डी के समांतर है, इसका मतलब x और y मिला के 180 अंश। देखिए y 3m आ गया, x ए बी समांतर है सी डी के, क्यू की तिर्यक रेखा है, इसलिए x और y मिला के 180 अंश अंतः कोण है। ध्यान से देख लीजिए ये दोनों x और y कैसे कोण है, x और y दोनों अंतः कोण है। अब यहाँ पे मान रखेंगे x और y 180, x का मान कितना है 7m प्लस y का मान कितना है 3m, 7m में 3m जोड़ेंगे। अब यहाँ अंश हटा के रखो क्योंकि जब तक कैलकुलेशन रहेगा तब तक अंश हटा के रहेंगे, लास्ट आंसर में अंश लगा देंगे यहाँ पे, नहीं तो कितना सारा अंश लगेगा फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप चाहो तो 180 में भी अंश मत लगाओ, डायरेक्ट उत्तर में लगा सकते हो। अब 7m और 3m कितना हो जाएगा 10m हो जाएगा। अब 10 का उधर जाके भाग दे देंगे, काटेंगे 180 में 10, तो m का मान 18 आएगा। ये देखो 0 0 कट जाएगा, 18/1 मतलब 18। तो जब m का मान आ गया तो x का मान कितना है देखो 7m है, तो 7m, m मतलब 18, तो 7 गुणे 18 हो जाएगा। 18 में 7 का गुणा करेंगे 126, और हमें x का ही मान निकालना था, y का और z का नहीं निकालना था। केवल देखो केवल x का मान हमें पता चल गया कितना 126। अगला देखिए 6वां क्वेश्चन। आकृति में यदि रेखा Q समांतर रेखा है तथा रेखा P उसकी तिर्यक रेखा हो तो कोण A 80 अंश हो, तो F और G का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, और यहाँ केवल एक कोण दिया है, एक कोण दिया है 80, और हमें F और G का मान निकालना है, बाकी सबका नहीं, केवल F और G। तो यहाँ देखिए हम आसानी से F और G निकाल सकते हैं। कैसे? A और G दोनों बाह्य एकांतर कोण है। देख लीजिए A और G क्रॉस में और बाहर बाहर है, तो A और G दोनों बाह्य एकांतर कोण है। तो जब बाह्य एकांतर कोण है तो जितना A रहेगा उतना G, तो G का मान आ जाएगा 80 अंश। देखिए एक निकल गया। अब F और G दोनों रेखा के एक ही तरफ है, रेखीय युगल कोण है, रेखीय युगल कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो जब ये G है 80 अंश तो F कितना हो जाएगा 100 अंश। देखिए वही चीज यहाँ पे समझाया है। एक बार दूरस्थ एकांतर कोण, अब यहाँ दूरस्थ एकांतर कोण जो लिखा है उसकी जगह आप बाह्य एकांतर कोण लिख सकते हो। ये दूरस्थ की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, दूरस्थ की जगह पे बाह्य शब्द यूज कर सकते हो। दूरस्थ और बाह्य, दूरस्थ मतलब दूर वाला, बाह्य मतलब बाहर वाला, वो भी चलेगा दोनों। 7वां क्वेश्चन देखिए। आकृति में रेखा AB समांतर रेखा CF है। देखिए AB और CF ये दोनों भी समांतर हैं, और BC और ED ये दोनों भी समांतर, मतलब ऐसे ऐसे भी समांतर है, ऐसे ऐसे भी समांतर है। अब हमें सिद्ध करना कोण ABC बराबर FD। बहुत आसान है, देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। रेखा उत्पत्ति में दत्त और साध्य आप लिख लेना, दत्त और साध्य इसमें नहीं लिखा है, आप खुद से लिखोगे। मैंने बताया सिद्ध करो कि पहले पूरी लाइन आकृति में यदि रेखा AB समांतर रेखा CF तथा रेखा BC समांतर रेखा AD, ये दत्त हो जाएगा, और साध्य में आएगा कोण ABC बराबर कोण FD। दत्त साध्य आप लिखोगे, उत्पत्ति यहाँ पे है। चलिए क्या है, AB समांतर CF, AB जो है वह AB CF के समय, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। अब जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है और ये तिर्यक रेखा है BC इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ABC कोण BCD के बराबर है। देखिए कोण ABC मतलब ए वाला कोण, कोण BCD मतलब इस वाले कोण के बराबर। दोनों कैसे कोण आप समझ सकते हैं, ये दोनों समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा है, एक क्रॉस में है, दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में सर्वांग सम होते हैं। क्लियर है, इसको समीकरण 1 कर दिया। अभी देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये कोण और ये कोण यहां से देखिए संगत कोण, कोण BC, यहां देखिए BC समांतर D, BC D के समांतर है, और PD जो है तिर्यक रेखा है, PF तिर्यक रेखा है, या PD लिखो PF उससे कोई फर्क नहीं। कोण BCD सर्वांग सम कोण FD, कोण BCD देखते हैं, BCD मतलब ए वाला कोण, कोण FD इस वाले कोण के बराबर होगा। दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है। देखिए जिधर जिस दिशा में बन रहा है उस दिशा में बन रहा है, दोनों संगत कोण है, संगत कोण आपस में सर्वांग सम। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो ABC BCD के बराबर है और BCD FDE के बराबर। देखिए BCD के बराबर ABC है और BCD के बराबर FDE है, तो ABC और FDE आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे,
समीकरण एक दो से, और जब सर्वांग सम हो जाए तो उसी को हम बराबर भी लिख सकते हैं। ये आपका